नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, रबी का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे किसान भाई जो हैं पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर चने की फसल का उत्पादन लेते हैं। ये प्रमुख दलहनी फसल है जिससे हमारे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि चने की उन्नत खेती कैसे करें, इस बार खेती करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है या फिर किन तकनीकों का आपको इस्तेमाल करना है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुदीप सिंह तोमर जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र आरोन से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुदीप जी कृषि दर्शन जी। तो शुरुआत हम चने की खेती मध्य प्रदेश में क्या मायने रखती है सुदीप जी, कितना महत्व है इस खेती का और कितने भूभाग में ये खेती की जाती है? जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की दलहनी फसलों में बात की जाए तो चना एक महत्वपूर्ण फसल है और दुनिया का 75% चना अब भारत देश में उगाया जाता है। उसमें भी जो राज्यवार हम एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है सबसे लीडिंग स्टेट है चना ग्रोइंग के मामले में। और यहाँ पे लगभग 27 लाख हेक्टेयर एरिया में चना की खेती की जाती है, जिससे कि 25 लाख टन जो है चना का उत्पादन देश को मध्य प्रदेश से कंट्रीब्यूट होता है। अच्छा। अगर मध्य प्रदेश में हम जलवायु की बात करें, किन इलाकों में अच्छी उपज होती है जलवायु के लिहाज से, या कैसा मौसम होना चाहिए चने की खेती के? चने की खेती सर्दी के सीजन में की जाती है। इसको जो बोते समय लगभग तापमान जो है 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, मतलब जब इसकी बढ़वार होती है, उस टाइम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा अगर हम भूमि की बात करें तो कैसी मिट्टी या कैसे भूमि चने की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? चना की खेती के लिए दोमट मिट्टी या मध्यम काली से लेके गहरी काली मिट्टी सब सर्वोत्तम होती हैं। केवल चना की खेती में ये किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जल निकास अच्छा होना चाहिए, मतलब वाटर पानी जो है भराव नहीं हो। अच्छा। क्या है, ये कोई भी दलहनी फसल होती है जिसमें यदि पानी का भराव होता है तो वो खराब होने की संभावना रहती है। और जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें यदि किसान भाई 35 से 40 दिन बाद उखाड़ के देखें तो उसकी जड़ों में नोड्यूल पाए जाते हैं और नोड्यूल के लिए एरेशन मतलब हवा का आवागमन बहुत ज़रूरी है और जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और अंततः हमें किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। खेत की तैयारी अगर हम सुदीप जी बताना चाहें अपने किसान भाइयों को कि खेत की तैयारी कैसे करनी है, जो शुरुआत में नमी कितनी होना चाहिए, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को क्या जानकारी देंगे? जैसे ही खरीफ की फसल हार्वेस्ट होती है, जैसे आपका सोयाबीन है, धान है, मक्का है, जो खरीफ की फसलें हैं, उनको हार्वेस्टिंग के बाद आप एक बार उसमें कल्टीवेटर चला के और यदि नमी नहीं है तो पलेवा करना सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि उसके चना की जर्मिनेशन के लिए खेत में पर्याप्त नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो यदि आपके खेत में नमी है तो फिर 2 जुताई करके बोनी की जा सकती है। यदि नमी नहीं है तो पलेवा कर लें, जिससे कि क्या है ऑप्टिमम जो मॉइस्चर है फसल को मिलेगा और उससे उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा। जी। अगर हम किस्मों की बात करें तो इस बार किसान भाई चने की कौन सी उन्नत किस्में लें जिनसे अच्छे उत्पादन की उन्हें उम्मीद बढ़ जाए, या जो अभी तक के कृषि विज्ञान केंद्रों के हिसाब से किन किस्मों का, किन प्रजातियों का चयन हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए? चने की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि हमारे कृषि महाविद्यालय सीहोर में रिसर्च चना के ऊपर ही एक अनुसंधान परियोजना है, वहाँ से विकसित की गई हैं। अच्छा। तो उसमें जैसे RBG 201, RBG 202, RBG 203 ये लेटेस्ट वेराइटियाँ हैं, इनका चुनाव करें। और वैसे देखा जाए तो जाकी 9218, JG 14, JG 16, JG 11, JG 315 ये सभी अच्छी वेराइटियाँ हैं और इनको किसान भाई लगाएं। और इनकी जो उपज देने की क्षमता है 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्टिमम जो इनका यील्ड पोटेंशियल है इन प्रजातियों का 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ली जा सकती है। चलिए, तो किसान भाइयों देखिए, किस्मों के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है, भूमि कैसी होना चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करनी है, इस बारे में आपने जानकारी हासिल की। अब हम आपको बताते हैं कि बोनी का सही समय क्या होता है। तो सुदीप जी, किसान भाइयों को चने की खेती के लिए बोनी कब से शुरू कर देनी चाहिए? चना की बोने के लिए सर्वोत्तम समय जो होता है 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर होता है। अच्छा। यदि हम जो
ड्राई रीजन में जो करते हैं, और यदि सिंचित अवस्था में करते हैं तो इसको हम 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चना की बोनी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, उस समय कोई एहतियात रखना है? मान लीजिए भूमि बहुत ज़्यादा सूखी है, ज़्यादा नमी है, तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं किसान भाई? किसान भाइयों को ये देखना है कि हमारे खेत अच्छी तरह से तैयार हो, उसमें क्या है कि जो खरीफ फसलों के फसल अवशेष हैं वो ना रहें, और घास फूस जो है मतलब मिट जाए, और नमी की पर्याप्त मात्रा बोनी के समय उपलब्ध होनी चाहिए। बस ये जनरल सी बातें हैं जो कि किसान भाई हर फसल में करते हैं, इसका बस ध्यान रखें और चना की बोनी कर सकते हैं। अब अगर हम सुदीप जी बीज दर की बात करें तो बीज दर चने के लिए कितनी होनी चाहिए, यानी ज़्यादा लागत भी ना पड़े किसानों पर, भार भी ना पड़े, और बोनी का सही तरीका क्या होना चाहिए? चना की बोनी की बात करें, जो छोटे दाने की प्रजातियां हैं जिसको किसान भाई चनी भी बोलते हैं, उसमें 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो मध्यम दाने की जो प्रजातियां हैं, ज़्यादातर मध्यम दाने की प्रजातियां ही किसान भाई बोते हैं, तो उसके लिए 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर का उपयोग करें। और यदि कुछ किसान भाई काबुली चना जो छोले में उपयोग होता है उसकी यदि बोनी कर रहे हैं तो 100 से लेके 110 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। और इस बोनी में सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, बीजोपचार जरूर करें, सीड ट्रीटमेंट सभी फसलों में करना चाहिए, और चने में तो खासकर करना चाहिए, जिससे बीजोपचार से फायदा किया ये होता है कि जो कई बीमारियों से मतलब फसल बच जाती है, और हमारा जो उनकी रोकथाम में जो खर्चा होता है उसकी बचत हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फफूंदनाशी में थायरम 2 ग्राम, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, मतलब 3 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित कर लें। और दूसरा कल्चर में 2 कल्चर हैं, एक राइजोबियम कल्चर और एक पीएसवी कल्चर। राइजोबियम कल्चर क्या करता है कि चने की फसल की जड़ों में जो नोड्यूल्स होते हैं, गठाने, उनकी संख्या बढ़ा देता है, और वो जो गठाने होती हैं वो वातावरण की नाइट्रोजन को यूरिया मतलब खाद में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे कि उसकी बढ़वार अच्छी होती है। और जो पीएसवी कल्चर है वो क्या करता है कि किसान भाई हर साल फास्फोरस का उपयोग करते हैं, और वो पूरा का पूरा फास्फोरस जो है फसलें उपयोग नहीं कर पाती हैं, और वो फिक्स अवस्था में मृदा में पड़ा रहता है, उसको वो पीएसवी जो का मतलब होता है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करता है कि जो फास्फोरस ज़मीन में पड़ा है उसको घुलनशील अवस्था में कर देता है, और जिससे कि फसल उसको आसानी से उपयोग कर सकती है, और जिससे कि हमें अच्छी उपज मिलती है। जी, अब अगर हम खाद की बात करें तो अनुशंसित मात्रा कितनी होना चाहिए अगर हम चने की फसल ले रहे हैं तो? खाद की जहाँ तक बात है तो कम से कम किसान भाई 5 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद बोने से पहले खेत में मिलाएं। अच्छा। और 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास, 20-60-20 एनपीके की दर से बोनी से पहले पूरा का पूरा खाद खेत में मिला दें, और उसके बाद बोनी करें। किस तरह से तैयारी, यानी अगर खाद देना है तो उसका तरीका या समय क्या होना चाहिए ताकि जो मिट्टी में ठीक तरीके से मिल जाए वो खाद, और उसका फ़ायदा हमारी फसल को मिले? जहाँ तक गोबर की खाद की बात है तो बोने के 8-10 दिन पहले उसको पूरे खेत में फैला दें, और उसके बाद जुताई करें, जिससे कि क्या है कि वो अच्छी तरह मिल जाएगी। और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की हमने बात की है उसको भी डबल पेटी के सीड ड्रिल का उपयोग करें, एक पेटी में खाद भरें और एक पेटी में बीज भरें, और उसके बाद बोनी करें। बीज की आपने बताया था कि दूरी कितनी होनी चाहिए, कतार से कतार या पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए? चने की फसल में लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए हमारा कि प्रति हेक्टेयर 4 लाख पौधे यदि चने के हमारे खेत में आते हैं तो हमें ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है, और उससे हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। चलिए, तो देखिए किसान भाइयों, अभी तक हमने जो चर्चा की है चने की किस्मों के बारे में, बुआई के तरीके के बारे में, खाद और उसका प्रबंधन कैसे करना, उर्वरकों का, इसके बारे में बात की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अपने चने की फसल को हमें रोगों से, कीटों से कैसे बचाना है, सिंचाई कब कैसे करनी है, इस बारे में भी हम जानेंगे। जल्द हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं चने की उन्नत खेती के बारे में और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक सुदीप सिंह तोमर जी। तो सुदीप जी, हमने चर्चा की अब तक कि चने की खेती में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सिंचाई की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों को कब, कितनी, किस मात्रा में या किस तरीके से सिंचाई देनी है या सिंचाई करनी है चने की फसल में? चने की फसल में 2 सिंचाई किसान भाइयों को करनी चाहिए। एक तो 40 से 45 दिन की अवस्था पर, जब उसकी पौधे की बढ़वार हो रही हो, और दूसरी फूल आने की अवस्था और फली में दाना भरने की अवस्था। अच्छा। इस समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या है उसका सीधा प्रभाव हमारी उपज पर पड़ता है। तो 2 सिंचाई कम से कम किसान भाइयों को करनी चाहिए। और पानी देते समय ये ध्यान रखना है कि पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो फसल पीली पड़ जाती है और ख़राब होने की संभावना रहती है। तो ये 2 मुख्यतः सिंचाई जो अनुशंसित हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है सिंचाई के मामले में कि ये जनवरी के महीने में पाला पड़ने की संभावना रहती है। उससे क्या है फसल को काफ़ी क्षति हो जाती है। तो मौसम के जो अलर्ट आते हैं उसमें वार्निंग दी जाती है कि आगामी दिनों में पाला पड़ सकता है। तो पाला पड़ने से पहले सिंचाई ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि हमारी फसल को पाले से नुकसान नहीं होता। अच्छा, ये बहुत अहम बात बताई आपने। अब हम ये जानना चाहिए कि खरपतवार प्रबंधन, क्योंकि होता ये है कि जो हमारी लागत क्यों बढ़ जाती है, हम खाद उर्वरक दे रहे हैं और उससे पता चला खरपतवार तेज़ी से पनप रही है। तो चने की फसल में अगर खरपतवार हो रही है उसका नियंत्रण हमें कैसे करना है सुदीप जी? खरपतवार नियंत्रण किसी भी फसल का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसको हमें करना चाहिए। खरपतवार बहुत नुकसान पहुंचाते हैं कि जो खाद पानी और इनपुट हमने फसल के लिए दिए हैं उनका उपयोग खरपतवार कर लेते हैं, जिससे कि होता क्या है कि अल्टीमेटली हमारी उपज कम हो जाती है। तो सबसे पहले चने के मामले में हम बात करें तो हैंड वीडिंग सबसे अच्छा तरीका है। निंदाई करें हाथ से, हो चलाएं या डोरा चलाएं, और जब उसके बाद रासायनिक पे जाएं तो रासायनिक में पेंडिमेथिलीन एक खरपतवार नाशी है। इसकी 3 लीटर मात्रा बोने के बाद और उगने से पहले स्प्रे करें। 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर एक स्प्रे करें, जिससे कि उससे खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर अब हम जो सबसे अहम बिंदु होता है किसी भी फसल को लेते समय उसकी सुरक्षा का, तो हम अगर रोग से शुरुआत करते हैं, प्रमुख रोग चने की फसल में कौन कौन से होते हैं, कब लगने की आशंका रहती है, उनकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है और उसका समाधान कैसे हमारे किसान भाइयों को करना है? चने का जो प्रमुख रोग है वो विल्ट है, जिसको किसान भाई उकठा, ओगरा कई नामों से पुकारते हैं। भारी मतलब बहुत नुकसान करता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, फसल चक्र। जिस खेत में आप लगातार चने की फसल लेते हैं उसमें उगरा आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसमें फसल चक्र अपनाएं। जैसे इस बार हमने चना लिया तो अगली साल उसमें गेहूं ले लें या दूसरी कोई अन्य फसल ले लें। और कोशिश ये करें कि आज विल्ट रेजिस्टेंट, विल्ट टॉलरेंस वैरायटियाँ जो प्रजातियाँ हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की जा रही हैं। उनका चुनाव करें और उनकी बोनी करें। और एक ट्राइकोडर्मा विरिडी फफूंद है, उससे 5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम की दर से
बीज उपचार जरूर करें। अच्छा, तो इससे उकठा रोग नहीं होने की जो है संभावना बढ़ जाती है कि फसल थोड़ी सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहती जी है। जी जी। तो विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटियों का चुनाव करें। एक बार फिर से वो नाम आप बताएंगे हमारे किसान भाइयों को, कौन कौन सी वो वैरायटियां हैं जिनसे उकठा रोग होने की संभावना ही न पनपे? हाँ, RBG 201 है। अच्छा, जो RBG आपने 200, अनुशंसित हाँ, की थी। अभी जो बताई थी हाँ। उनमें काफ़ी वैरायटियां हैं। विल्ट टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब ये है कि आने की संभावना कम हो जाती कम है। हो जाए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए रोग आ ही गया है, उकठा रोग आ ही गया है, तो फिर उसका निदान आ के गया लिए तो क्या? फिर एक खड़ी फसल पे हेक्साकोनाजोल नाम का एक फफूंदनाशी आता है, फंजीसाइड, उसका स्प्रे करें तो उससे नियंत्रण किया प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। तो जैसे किसान भाइयों, चने में रोग की अगर हम बात करें तो उकठा जो है बड़ा नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही कीट की बात करें तो इल्ली बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो और कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है चने की फसल पर सुदीप जी, और उससे कैसे अपनी फसल को किसान भाई बचा सकते हैं? चने की फसल में जब फलियों में दाना पड़ने लगता है उस टाइम फली वेदक इल्ली बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, और यदि उसका प्रभावी नियंत्रण ना किया जाए तो 25 से 30% उपज में गिरावट आ जाती है और दाने की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, दाने कट जाते हैं। तो इसके लिए कई मॉलिक्यूल उपलब्ध हैं, जैसे आपका इमामेक्टिन बेंजोइट एक इंसेक्टिसाइड है, 200 ग्राम दवाई को 500 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करें। इंडोक्साकार्ब है, 500 ml दवाई उपयोग कर सकते हैं। आपका रेनेक्सीपायर है, और ऐसे ये जो हैं, और लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थायोमिथाक्जाम, ये कई इंसेक्टिसाइड हैं मॉलिक्यूल। लेकिन इंसेक्टिसाइड पे बाद में जाएं, पहले अपन जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई फेरोमोन ट्रैप लगाएं, लाइट ट्रैप लगाएं, 1 हेक्टेयर में कम से कम 3 लाइट ट्रैप और 12 से 15 फेरोमोन ट्रैप, और टी आकार की खूंटियां गाड़ दें, जिससे क्या होगा कि चिड़िया जो है बर्ड्स आके बैठेंगी और उनको बैठने का स्पेस मिलेगा, और जो इल्ली है उसको वो खा जाती हैं। तो एक प्रभावी नियंत्रण जो है, किसान भाई कोशिश ये करें कि जो रासायनिक दवाइयां हैं उन पे बाद में जाएं। हाँ, पहले जो वही हम यही जानना चाह रहे थे सुदीप जी, कुछ जैविक तरीके आप बताइए चने की फसल को सुरक्षित रखने के, कि कौन कौन से जैविक तरीके हो सकते हैं? अब जैसे कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं, जैसे छाछ 15 से 20 दिन पुराना छाछ हो उसका स्प्रे कर दें। अच्छा। गौमूत्र का भी स्प्रे किया जा सकता है, उसकी बदबू से जो है कई प्रकार के जो कीड़े हैं वो नहीं आते हैं। तो पहले इनका उपयोग करें, और उसके बाद जब कोई रास्ता नहीं बचता है कि हमें मतलब हमें ऑब्जर्व करते रहें। यदि 1 मीटर की लाइन में 2 इल्ली हैं तो इसका मतलब ये समझ लें कि हमारे खेत में इल्ली का अटैक हो चुका है, और हमें इस टाइम पे इल्ली का प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और कोशिश ये करें कि जब इल्ली छोटी अवस्था में है उसी टाइम यदि हम नियंत्रण कर लें तो सही नियंत्रण हो जाता है। नहीं तो वो क्या है, इल्ली बढ़ती जाती है और उसका साइज भी बढ़ता जाता है, नुकसान भी ज़्यादा कर चुकी होती है, और हमें फिर जो महंगी दवाइयों की तरफ जाना, उससे हमारी लागत भी बढ़ती, खर्चा भी बढ़ता है। तो देखिए किसान भाइयों, ज़रा सी भी लापरवाही भारी पड़ जाएगी चने की फसल लेते समय, इसलिए उकठा रोग हो या फिर इल्लियों का प्रकोप, तुरंत उसका समाधान आपको करना ज़रूरी। चलते चलते कुछ और सलाह हमारे किसान भाइयों को चने की फसल के लिए, क्या मिश्रित खेती या जो आजकल सहायक फसल लेते हैं, क्या उस तरह का प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? चने की फसल में एक अमोनियम मोलिब्डेट करके रसायन आता है, 1 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति किलोग्राम के मान से जरूर बीज उपचार करते समय उसको मिला दें। और चने में ये कोशिश करें कि दूसरी फसल मिक्स करके, जैसे सरसों के साथ चना, गेहूं के साथ चना, या गेंदा भी ले सकते हैं, इस प्रकार का करें। सोलो क्रॉप की ना लें, इंटर क्रॉपिंग के साथ लें तो उसका जो है बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। चलिए, तो देखिए किसान भाई, बहुत अहम जानकारियां दी हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको, और चने की उन्नत फसल, इस बार उन्नत तकनीकों के जरिए आप अच्छी फसल कैसे ले सकते हैं, इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है कि जो जानकारियां हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई उसका इस बार आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और चने की अच्छी फसल आप लेंगे। बहुत शुक्रिया सुदीप जी आपका हमारे साथ कृषि दर्शन में जुड़ने के लिए। किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर।
किसानों को खाद का सुव्यवस्थित वितरण हो। प्रदेश में 11 लाख हेक्टेयर भूमि में हो रही है जैविक खेती। धान के खाली खेतों को उपजाऊ बनाएं। घर में ही पशु आहार बनाने का तरीका और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही सुव्यवस्थित वितरण भी किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान इस समय खरीफ फसलों की कटाई के बाद रबी फसलों की बुवाई के लिए खाद बीज की व्यवस्था में लगा हुआ है। प्रदेश में किसानों को खाद उर्वरक की कोई कमी नहीं है। आगे आने वाले समय में प्रदेश के किसानों को सुगमता से खाद की आपूर्ति होती रहे, इस हेतु केंद्र सरकार को प्रदेश के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक की आपूर्ति का आग्रह किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि शासन के निर्देश हैं कि खाद और उर्वरकों के सभी विकल्पों के बारे में किसानों को जानकारी दी जाए और उपलब्ध स्टॉक की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। खाद की उपलब्धता का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जाएगा और खाद कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस गौरख धंधे में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को खाद समय पर उपलब्ध कराना ही सरकार की प्राथमिकता है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने सलकनपुर में श्री समर्पण सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जैविक खेती करने वाले किसानों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें 11 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। मंत्री श्री पटेल ने सभी के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से जैविक खेती को और भी अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आजादी के बाद हरित क्रांति के कारण ज्यादा उत्पादन की लालसा में हमने देसी तकनीक की बजाय पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग किया है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति की क्षति हुई है। आज की आवश्यकता है कि प्राकृतिक और जैविक खेती। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में लगभग 11 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती होती है, इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में कृषि पाठ्यक्रमों में जैविक खेती को विषय के रूप में सम्मिलित करने का कार्य पूर्णता की ओर है। उन्होंने कहा कि जैविक और गौ पर आधारित खेती के लिए भी अलग से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इंदौर कृषि महाविद्यालय को भी कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। धान की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों का ठीक ढंग से प्रबंध करके हम जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। अधिकतर किसान भाई खेत में फसल अवशेषों को जला देते हैं। इससे जमीन का तापमान बढ़ने से खेत की मिट्टी प्रभावित होने के साथ साथ जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु भी मर जाते हैं। साथ ही इन अवशेषों से मिट्टी को होने वाला जीवांश पदार्थ भी जलकर नष्ट हो जाता है। धान की कटाई के बाद नमी की अवस्था में खेतों में 15 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर का बुरका करके मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें। इससे ये फसल अवशेष जल्दी गल सड़ जाएंगे तथा मिट्टी में जीवांश की मात्रा में बढ़ोतरी होने के साथ साथ खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। साथ ही मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। किसान भाइयों, आप पौष्टिक और संतुलित पशु आहार जो बाजार के पशु आहार से सस्ता और अच्छा हो अपने घर पर ही बना सकते हैं। 1 क्विंटल पशु आहार बनाने के लिए 25 किलोग्राम दला हुआ जौ, मक्का, ज्वार या बाजरा, 20 किलोग्राम गेहूं, 18 किलोग्राम गेहूं की चापड़, 10 किलोग्राम चावल की भूसी, 25 किलोग्राम मूंगफली या सरसों की खली, 1 किलोग्राम खनिज लवण और 1 किलोग्राम साधारण नमक को साफ स्वच्छ फर्श पर डालकर 2 से 3 बार अच्छी तरह मिलाएं। याद रहे, चरने वाले पशुओं को पशु आहार चराई के बाद शाम को ही खिलाना चाहिए। सुबह खिलाने से पशु चराई में रुचि नहीं लेते। फिर भी दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण की मात्रा सुबह शाम दोनों समय उनकी जाति और दूध उत्पादन के अनुसार घटाई बढ़ाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है। ई नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचनाओं और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन, कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों का प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।